हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ARO एग्ज़ाम के लिए यह एक बेहतरीन मॉक टेस्ट रहेगा। इस मॉक टेस्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं। तो सभी पर्सन जो है एकदम से सुपर क्वेश्चन है। वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिएगा और जितने भी नए व्यूअर्स हैं पहली बार क्लास को वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आज आप क्लास को पूरा ही वॉच कीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिखर भारत में स्थित हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। नामचा बरवा ये हम सभी जानते हैं, और कामेट ये दोनों ही शिखर भारत में स्थित हैं, जबकि धौलागिरी और मकालू ये दोनों शिखर नेपाल में स्थित हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। सही कथन का चयन करना है। मेघना की प्रमुख धारा ब्राकन नदी मेघालय की पहाड़ियों से निकलती है। पहला कथन ये दिया गया है। घग्गर नदी समुद्र में प्रवाहित न होकर राजस्थान के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। पुथीमारी और मानस ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। यदि आपने डी विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। देखिए, हम सभी जानते हैं बराकर नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? ये मणिपुर। यह है मणिपुर से बहती हुई मिजोरम और असम राज्य में ये बहती हुई चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में यह नदी नहीं बहती है और मेघना की प्रमुख धारा जो है इससे संबंधित है। तो इस प्रकार यहाँ पर पहले वाला पॉइंट गलत था, इसको भी याद रखना है। घग्गर नदी ये समुद्र में प्रवाहित न होकर राजस्थान के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। जिस प्रकार लूनी नदी लुप्त होती है उसी प्रकार घग्गर नदी भी लुप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्लास को जो है अच्छे से कवर करेंगे। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया। नाम हमको इसका यहाँ पर बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है गौरव। देखिए, यदि आपने कल वाली क्लास वॉच की होगी तो हमने आपको बताया था कि गौरव क्या है और वहाँ पर बताया था यह एक ग्लाइड बम है। प्रश्न जो ऐसे ही पूछे जाते हैं घुमा करके DRDO ने इसको विकसित किया है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए हैं? तो भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जो है जीता था। इस प्रकार यहाँ पर सी आंसर आप लगा सकते थे और दोनों ही गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को देख लीजिए और सूची सेकंड को यहाँ पर आप देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। पंजाब हिमालय सतलज तथा सिंधु नदी के बीच स्थित है। ए का 4 आएगा। कुमायूं हिमालय ये सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित है। बी का 3 आएगा। नेपाल हिमालय काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित है, तो यहाँ पर 2 आएगा। असम हिमालय इसके लिए तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच यह स्थित है, तो डी का 1 आएगा। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है सी वाला ऑप्शन। अब आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न में कहा गया था पश्चिम से पूर्व तक हिमालय क्षेत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 4 इसको श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पंजाब हिमालय, फिर आएगा आपका कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय आएगा और लास्ट में आएगा असम हिमालय। तो यहाँ पर ये सही तरीके से लिखे हुए हैं, अर्थात ये सभी क्रम में हैं इस प्रकार। और ये आपको याद रखना है कि पहले क्या आती है? सिंधु, सतलज, फिर काली नदी, फिर तीस्ता नदी, फिर दिहांग। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं? घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, लक्ष्मण तीर्थ। तो सी चुनने वालों का राइट होगा। केवल यहाँ पर 1, 2, 3 सही है। लक्ष्मण तीर्थ ये आपकी कावेरी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 में से एक नहीं है? तो डी राइट आंसर है महाराष्ट्र। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ में है। इस क्लास में करंट के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? देखिए प्रश्न ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डी राइट आंसर है मृत्यु दर। कल वाली क्लास में भी ऑप्शन जो अलग दिए गए थे और यहाँ पर ऑप्शन भी अलग दिए गए हैं, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को आज भी लिया है। जीवन के समय जीवन प्रत्याशा ये हम सभी जानते हैं, नवजात शिशु जीवन दर, और शिक्षा के औसत वर्ष, शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, तो दोनों को याद कर लेना है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट जो है शिक्षा के हैं, क्योंकि यह 3 मानकों पर निर्धारित करता है, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा और अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय। इसमें मृत्यु दर शामिल नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। वेदांग दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? शंकर अद्वैत वेदांग के संस्थापक थे। माधवाचार्य द्वारा द्वैत दर्शन को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया। सही का चयन करना है। तो सी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। देखिए ये पॉइंट हम सभी जानते हैं कि अद्वैत वेदांग के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य हैं, और माधवाचार्य द्वारा द्वैत दर्शन को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया था। तो सभी यहाँ पर सही पॉइंट हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से हमको करना है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण, तो ए का 3 आएगा। 8वीं अनुसूची भाषाएं, बी का 1। 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरता, तो 2 आएगा। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हम सभी का यह प्रश्न राइट हो चुका है। देखिए 2016 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। डॉक्टर स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इन्हें भारत में हरित क्रांति के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है और हम सभी इस पॉइंट को जानते हैं। इन्हें वर्ष 2018 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको आंसर चुनना है, तो ए विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा। केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट सही लिखा हुआ है, सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है, और ये प्रश्न ऐसा है कि एग्जाम में 100% बन सकता है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था वर्ष 1987 ईस्वी में, ये याद कर लीजिए। और भैया इनको 2018 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया था इनको 2018 में। प्रश्न कैसे भी बनेगा तो आंसर लग जाएगा। दोनों पॉइंट अच्छे हैं, याद कर लीजिए। देखिए हम आपके लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी आपको नहीं बरतनी है। काफ़ी विद्यार्थियों ने पिछली क्लास को लाइक किया था,
और आगे भी आपको लाइक करना है। इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है और मैं आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करता हूँ। और ये ऐसे पर्सन नहीं है, ऐसे पर्सन है कि सीधे एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। किस विदेशी यात्री ने मुरुजुल जहाब नामक ग्रंथ की रचना की थी? मुरुजुल जहाब नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अलम सुदी। अलम सुदी। पर्सन नंबर नेक्स्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो सी राइट आंसर है, 7 वर्ष। 7 वर्ष बिताने के बाद ही आपको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। पर्सन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस विभाग को आवंटित की गई है? तो सर्वाधिक राशि प्रदान की गई है रक्षा विभाग को। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। पर्सन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करें। टाइगर रिजर्व और अवस्थिति यहाँ पर दी गई है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान, जानते हैं, सही है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। कूनो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो ऊपर के तीनों पता है तो डी विकल्प ही राइट होगा। परंतु दुर्गावती टाइगर रिजर्व को भी जानना जरूरी है कि इसकी अवस्थिति किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। देखिए, कुछ विद्यार्थी क्लास को पूरा वॉच नहीं करते हैं। हमारी क्लासें ऐसी हैं कि इनको पूरा वॉच करने से बेनिफिट होगा। और क्वेश्चन क्वालिटी देखिए, आवाज़ क्वालिटी पर मत जाइएगा। प्रश्न नंबर 16 है, जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल है? जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनता है, तो इस परिघटना में क्या शामिल होता है? सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों। तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है जो अंटार्कटिक के ऊपर स्थित है। अंटार्कटिक के ऊपर स्थित है। आर्कटिक के तो ये तो नहीं आएगा, सी और डी दोनों हटा दीजिए। जो मुख्य रूप से CFC गैसों के कारण होता है। बी वाले में कहा गया है जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, तो ये तो नहीं चलेगा, ऑप्शन ये चलेगा। क्योंकि ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में ग्रंथ है और सूची सेकंड में रचनाकार दिए गए हैं। मणिमेखले ग्रंथ के रचनाकार हैं शीतले सतनार, तो ए का 2 आएगा। और शिलिप्दिकारम के ये तुम सभी जानते हैं, इलांगो आदिगल, बी का 1 आएगा। 2 और 1 देख लीजिए, ऑप्शन बी में है, तो बी तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीवक चिंतामणि के हैं तिरुक्त देवर और कुरल के हैं तिरुवल्लुवर, तो इस प्रकार बी राइट है। परंतु अच्छा क्वेश्चन है, याद कैसे रखें? मणि मेखले को कैसे याद रखें? तो मणि जो है चमकदार होती है, शीतल लैस होती है। ये ऐसे याद कर लीजिए कि शीतल में ये अच्छी तरीके से चमकती है। और ये वाला जानते ही हम, इतना भी जानते हैं तो भी चलेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। जरा दूरदृष्टि सामान्यतः उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होती है। वे या तो द्विफोक्सी लेंस पहनते हैं जिनमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं, या प्रोग्रेसिव लेंस होते हैं। तो ऑप्शन डी चुनने वालों का राइट होगा। 2 और 3 तो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। पहले वाला जो पॉइंट दिया गया है, वे रंगों में अंतर नहीं कर पाते, ये गलत है, अंतर तो कर लेते हैं। और जरा दूरदृष्टि सामान्यतः उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होती है,
जरा लिखा हुआ है तो वृद्ध अवस्था में ये रोग होता है। और इसको याद रखना है, इसमें जो है डिफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों ही लेंस शामिल होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। सेकंड पॉइंट में, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वें संस्करण का आयोजन किया गया है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी राइट है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। 27वां संस्करण था और इसका आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पढ़िए कहीं से भी, परंतु यहाँ पर जो आपको ये क्लासें देखने को मिल रही है, इनसे आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कथन कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। तो सही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा। कथन कारण से हमने आपको एक वीडियो अच्छे से उपलब्ध कराई थी और वहाँ पर सही से स्पष्टीकरण व्याख्या हमने करके हमने आपको बताई थी। यदि आपने ए विकल्प चुना है तो सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या है। देखिए, प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है तो सही पॉइंट है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, तभी तो इसको जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल माना जाता है, यानी कि जो रीजन दिया गया है वो कथन के लिए सूटेबल है। तो इस प्रकार ये इसकी सही व्याख्या करेगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पूछा गया है अंतर महाद्वीपीय, तो बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा। जॉर्जिया, याद कर लीजिए, जॉर्जिया और टर्की। अब प्रश्न में आया है कि अंतर महाद्वीपीय आखिर ये है क्या। देखिए, जो देश एक महाद्वीप में स्थित न होकर अन्य महाद्वीपों में भी फैले हुए हैं, उसी को कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय देश। तो भैया इन दोनों नाम को अच्छे से याद कर लीजिए। जाकर रहेगा टर्की, तो इनका विस्तार जो है एक महाद्वीप में न होकर अन्य महाद्वीपों में भी हैं। तो अच्छा प्रश्न था, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहेंगे। पूरी क्लास में बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है। फटाक से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया शैडो सबसे छोटी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 21 जून को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। 1872 में पहली अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किया गया था, तो बिल्कुल सही पॉइंट है। 1881 में 10 वार्षिक जनगणना नियमित रूप से की जा रही है, तो तब से जो है नियमित रूप से जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष पर। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासंग लहामू शेरप्पा के नाम पर लहामू का नाम रखा गया है। तो ये नेपाल देश की हैं, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन SCO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। SCO की आधिकारिक भाषाएं रूसी और अंग्रेजी हैं। SCO को संयुक्त राष्ट्र महासभा में परीक्षक का दर्जा प्राप्त है। SCO में 13 सदस्य देश शामिल हैं। देखिए कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर सही लग रहे हैं आपको। ऐसा प्रश्न है, इससे जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न जरूर बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों पॉइंट सही है। SCO में
13 देश नहीं हैं, 10 सदस्य देश जो है इसमें शामिल हैं। और भाषाएं आपको याद रखना है, रूसी और चीनी है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। सी राइट आंसर है केरला। प्रश्न नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फसल और प्रजाति यहाँ पर दी गई है। धान की प्रजाति दी गई है गोविंद, गेहूं की प्रजाति दी गई है सुख सम्राट, अरहर की दी गई है पारस, मटर की दी गई है प्रकाश। एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही नहीं है। अब आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पर कितनी तैयारी है। आरओ का ही ये प्रश्न पूछा गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर था। सुख सम्राट ये किसकी प्रजाति है? याद कर लीजिए, धान की है प्रजाति है। किसकी है? धान की। और गोविंद भी धान की प्रजाति है। पारस को याद कर लेना है, अरहर की प्रजाति है। मटर तो हमें याद ही रहता है, किसकी प्रजाति है? प्रकाश। तो इसको याद कैसे रखें? सुख सम्राट को कैसे याद रखें कि ये धान की प्रजाति है? धान की खेती को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो इसको सूखने मत दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 29। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में देश और सूची सेकंड में राजधानी आपको यहाँ पर दी गई हैं। ब्राज़ील देश की राजधानी ब्राजीलिया है, एकट्ठू आएगा। क्यूबा की राजधानी हवाना है, तो बी का 1 आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2 1 4 3। केन्या की राजधानी नैरोबी है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। देखिए राजधानी से इजी ही प्रश्न देखने को मिला था एग्जाम में, और सभी ने आसानी से उसको कर भी दिया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घनी और पीतवर्णी बादलों से बना है? क्लोरीन, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ब्रोमीन। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनको याद करना जरूरी हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बी राइट आंसर है। उचित लगने पर आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 31 है। निम्नांकित में गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? रस्ट, ब्लास्ट, टीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए यहाँ पर राइट आंसर है। सिंपल प्रश्न था। गेहूं में जो है रस्ट रोग लग जाता है, जबकि ब्लास्ट रोग किस फसल में लगता है? धान की फसल में। जो किसान विद्यार्थी होंगे वे जानते होंगे। पूरी फसल जो तहस नहस हो जाती है। और टीका रोग मूंगफली की फसल में लगता है। प्रश्न नंबर 32 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा 1858 में मयूर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई। ये वाला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। फिर सेकंड पॉइंट में कहा गया है राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1980 में किया गया था। विचार कीजिए, क्या 1980 में किया गया था? और जो हमारे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे होंगे, वो इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकते भाई। हमने यूपीएस स्पेशल की आपको कई क्लासें उपलब्ध कराई हैं। तो केवल यहाँ पर पहले वाला सही है, केवल फर्स्ट वाला पॉइंट सही है। सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। हमने आपको बता भी रखा, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। देखिए कम समय में हम आपको अच्छे प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। ये नहीं कि 25 प्रश्न लिए और 1 घंटा वहाँ पर आपको लगा दिया। अब समय कम है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दधीची कुंड अवस्थित है? अच्छा प्रश्न है, बी राइट आंसर है। मिशिक सीतापुर में ये स्थित है दधीची कुंड। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद में अनाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? बी राइट आंसर है। यव और धान्य का।
यव को तो जानते होंगे, जव, जो जव होते हैं उसी को यव बोला जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, भारत की स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से इन घटनाओं के काल अनुक्रम को चुनिए, सबसे पहले से नवीन तक। तो काल अनुक्रम में इनको लगाना है। लखनऊ समझौता ये हुआ था 1916 में। सुभाष चंद्र बोस का भारत वापस आना, क्रीपस मिशन, ये जानते हैं 1942। बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह। कि ऐसे प्रश्न जब आते हैं, अब हमको ये नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस का भारत वापस आना कब हुआ था, कुछ विद्यार्थी साथ जानते होंगे। इसके लिए आएगा 1921। बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह ये हुआ था 1946। तो इस प्रकार यहाँ पर सी राइट आंसर है। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, तो ये क्रम में हो जाएंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सुभाष चंद्र बोस का जो भारत वापस आना हुआ था वो 1921 में आए थे, और ये जो है ना ICS की परीक्षा से त्याग पत्र देकर जो है भारत लौटे थे। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उत्सव और त्यौहार से 1% तो 100% एग्जाम में आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ओडिशा। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही समाचारों में रही पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लेखक हैं सेम पित्रोदा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वीडियो का 38वां प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए इतना काम तो आप कर ही सकते हो। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा 5 जून 2024 को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस का विषय निर्धारित किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। इस विषय को आप ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न नंबर है 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 100% हमने पहले ही बताया था, आज ही बता देते हैं, यह प्रश्न एग्जाम में जरूर छपेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में नजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में तवा जलाशय को 3 नई आर्द्र भूमियों के रूप में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है। करंट की क्लास में हमने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है, क्योंकि हमने रामसर स्थल से आपको एक स्पेशल क्लास दी थी। इन समावेशों के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। सही का चयन करना था, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी विकल्प राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं? 10 हैं, और सबसे अधिक तमिलनाडु में है। तो याद रखना है, ये कैसा अभ्यारण्य है? पक्षी है। दूसरे वाला भी पक्षी अभ्यारण्य है, और ये आपका जलाशय है जो कि मध्य प्रदेश में है। इससे डीपली और ज़्यादा नहीं पूछेगा। प्रश्न नंबर 40 है, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। हाल ही में कौन सा राज्य घरेलू क्रिकेट में डिसीजन रिव्यू सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो जिस दिन क्लास उपलब्ध ना हो उस दिन आप जो है प्लेलिस्ट से वीडियो को वॉच किया करो। काफ़ी अच्छी क्लास हमने आपको उपलब्ध करा रखी हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि अर्जेंट काम की वजह से क्लास उपलब्ध नहीं करा पाता हूँ, तो तब आप वीडियो को प्लेलिस्ट से वॉच कर लिया करो। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 40 प्रश्न हमने यहाँ पर अच्छे से कवर किए, जिसमें करंट अफेयर के प्रश्न भी शामिल किए गए थे, और सभी प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।